हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुवैत की यात्रा की है। कुवैत की ये यात्रा किस लिहाज से भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, आज की चर्चा में हम लोग इस बात को थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हम लोग इन जनरली भारत के अन्य देशों के साथ संबंध के बारे में लगातार पढ़ते रहते हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, इजंट इट। ऐसे में भारत का कुवैत के साथ संबंध क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसको समझना जरूरी है। और ये संबंध इसलिए भी अब महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि लगभग 40 साल के अंतराल के बाद में भारत के किसी प्रधानमंत्री की कुवैत की यात्रा हुई है। आइए हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं, समझते हैं। सामने आप पैनल पर एक न्यूज़ देख रहे हैं जिसमें ये इंडिकेट किया गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान का नाम है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। कई बार इस तरीके से एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहां पर एक बात और मैं आपको बताऊं जो कि यहां मेंशन भी किया हुआ है कि प्रधानमंत्री जी को अंतर्राष्ट्रीय जगत के द्वारा इस तरीके से दिया गया ये 20वां पुरस्कार है। यानी कि इससे पहले 19 पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। मैंने एक शॉर्ट के माध्यम से इन सभी पुरस्कारों को संकलित भी किया है और मेंशन भी किया है यूट्यूब चैनल पर, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग कुवैत के मानचित्र को देख रहे हैं। ये मध्य पूर्वी एशियाई क्षेत्र का मानचित्र है और यहाँ पर जो लोकेशन है कुवैत का वो यहाँ है। ये सऊदी अरब, इराक और ये ईरान है और यहाँ पर फारस की खाड़ी है जो कि कुवैत से सीमा साझा करती है। ये लोकेशन ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। अब हम लोग चर्चा में बढ़ते हैं आगे और दो एंगल पर हम लोग इस चर्चा को देखेंगे भारत कुवैत संबंध के संदर्भ में। पहला जो एक एंगल है वो ये है कि भारत कुवैत के साथ संबंध में ताजगी लाकर मध्य पूर्वी एशियाई क्षेत्र में अपनी पैठ मजबूत करना चाहता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आखिर इसका उत्तर क्या हो सकता है, ये हम लोग समझेंगे। इसके अलावा दूसरा एक एंगल है कि भारत कुवैत संबंध की पृष्ठभूमि के बारे में बताइए और दोनों देशों के बीच हालिया समझौतों पर प्रकाश डालिए। यानी कि इस आधार पर भी हम लोग इस चर्चा को देखेंगे। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि लगभग 4 दशक के बाद में भारत के किसी प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा हुई है। इससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कुवैत की यात्रा की थी 1981 ईस्वी में, श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा 1981 में यात्रा। इसके बाद एक बार उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जी भी कुवैत यात्रा पर गए थे, लेकिन उनका पद तो उपराष्ट्रपति के तौर पर था, इसलिए यहां पर हम लोग इस बात को लिख सकते हैं। एक और आपको मैं बात बताऊं कि भारत कुवैत को स्वतंत्र देश का दर्जा देने वाले से महत्वपूर्ण देशों में शामिल थे। जब कुवैत स्वतंत्र देश के तौर पर उभरा तो भारत ने इसे मान्यता दी थी, लेकिन बाद के समय में लगभग 1990-91 के दौर में कुवैत को लेकर के एक संकट की स्थिति देखी जाती है, जबकि इराक के द्वारा कुवैत पर हमला किया गया था। दोस्तों, यहाँ पर इस बात को समझिएगा और ये बात इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि इसका कनेक्शन आज की यात्रा से, अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी की यात्रा हुई है, इससे इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं दिखता है। कैसे दिखता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। दरअसल इराक में एट दैट टाइम बाथ पार्टी की सरकार थी। बाथ पार्टी का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम था सद्दाम हुसैन। ठीक है जी, और इन्हीं के द्वारा कुवैत पर आक्रमण किया गया था और ये विचार रखा जा रहा था इनके द्वारा कि हम कुवैत को बर्बाद करके रख देंगे। लेकिन अमेरिका और कुछ अन्य खाड़ी देशों के सहयोग के बाद ये जो हमला था, इस हमले को समाप्त किया गया और बाद में कुवैत की जान बच सकी। लेकिन यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जिस बाथ पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, इस बाथ पार्टी की जो विचारधारा है वो क्या कहती है और इसमें वर्तमान का संदर्भ कैसे जुड़ता है। दरअसल इस
बाथ पार्टी से जहां एक तरफ सद्दाम हुसैन जुड़े हुए थे, सद्दाम हुसैन को तो खैर बाद में मार दिया गया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस सीरिया की बात हम लोग लगातार चर्चा में कर रहे हैं कि सीरिया में तख्ता पलट हो गया, वहां के शासक बशर अल असद को हटा दिया गया सत्ता पर से, अब वो चले गए रूस में, वहां पर उनको शरण मिली है, ये सारी बातें हम लोग अभी देख रहे हैं, समाचारों में लगातार ये बातें आ रही थी, है कि नहीं। वो जो बशर अल असद थे वो भी इसी बात विचारधारा से जुड़े हुए थे, वो भी इससे बहुत अधिक संबद्ध थे। अब आप इस बात को समझिए कि भारत ने एट दैट टाइम इराक के द्वारा जब कुवैत पर हमला किया गया था तो भारत के द्वारा एज सच कोई भी टिप्पणी नहीं की गई थी इराक के विरुद्ध। इस बात को लेकर के उस समय भारत की कुछ आलोचना भी की गई थी। हालांकि भारत ने अपनी विदेश नीति के मद्देनजर ये स्पष्ट किया हुआ था कि देखिए भाई, हम किसी भी स्तर पर इस तरीके से आलोचना किसी भी देश की नहीं करेंगे जिसके साथ हमारा दोस्ताना रिश्ता है। और ये बात आप भी आज समझ सकते हैं कि जब रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला किया जाता है तो भारत रूस के अगेंस्ट में नहीं बोलता है। कभी आपने देखा क्या कि भारत ने इस मामले में रूस के अगेंस्ट में बातें कही? हाँ, रूस को भारत ने समझाया जरूर है कि आप शांति से काम कीजिए, शांति वार्ता कीजिए, ये सारी बातें भारत ने की जरूर है, लेकिन भारत ने रूस के अगेंस्ट में नहीं बोला है। कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में या फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के अगेंस्ट में कोई भी वोटिंग होती है तो भारत अपने आप को मैक्सिमम टाइम में एब्सटेन किया है, उससे दूरी बनाए रखी है। तो भारत की अपनी विदेश नीति में यह बातें निहित हैं। भारत की अपनी विदेश नीति के लिहाज से जो उसकी व्यवहार्यता है उसके हिसाब से यदि हम भारत के इस कदम को देखें तो इसे हम बुरा नहीं कर सकते, इसको हम निगेटिव अप्रोच के साथ नहीं देख सकते। क्लियर है। अब यहाँ पर जिस बाथ पार्टी से संबंधित जो गतिविधियां यहाँ पर देखी जा रही थी, इसकी जो विचारधारा है वो ये कहती है कि देखिए साहब, हम एक अरब राज्य या अरब राष्ट्रवादी विचारधारा को महत्व देते हैं, लेकिन बाद में होता यह है कि ये जो विचारधारा है ये एक तानाशाही विचारधारा के तौर पर, तानाशाही शासन के तौर पर परिणत होने लगता है और इसका ही बाद में विरोध किया गया सीरिया की जनता के द्वारा। गेटिंग इट? तो ये सारी बातें यहां पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ऐसे में जब सीरिया में बाथ विचारधारा समर्थक सत्ता की समाप्ति हो जाती है, यानी कि बशर अल असद की समाप्ति हो जाती है, बशर अल असद अब यहां से चले जाते हैं, तो फिर भारत के लिए इस क्षेत्र में अपने महत्व को थोड़ा सा स्थापित करना और आसान हो गया। जिस कुवैत के साथ भारत ने अपने संबंध को एक तरीके से दूर दराज की स्थिति में रखा हुआ था, ऐसा नहीं है कि खाड़ी देशों में भारत का कोई पहले से संपर्क नहीं था। जब मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भी कई सारे खाड़ी देशों की यात्रा की थी, ओमान की यात्रा की थी, कतर की यात्रा की थी, लेकिन कुवैत नहीं जा रहे थे। वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री भी सऊदी अरब जा रहे थे, संयुक्त अरब अमीरात जा रहे थे, हाँ या ना, लेकिन कुवैत की यात्रा नहीं की गई थी। अब जाकर के ये एक ऐसा जो परिप्रेक्ष्य है इस संदर्भ में ये दिख रहा है कि उन्होंने कुवैत की यात्रा की है, तो इसे कहीं ना कहीं इस एंगल से भी हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। इसलिए मैंने इस बात को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि भाई सीरिया में बाथ विचारधारा समर्थक यानी कि बशर अल असद की सत्ता की समाप्ति हो गई है और ऐसे में भारत और कुवैत के संबंध को एक नए दृष्टिकोण से, नए सिरे से देखे जाने, समझे जाने की जरूरत है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना होगा कि भारत को इस मामले में संतुलन की जरूरत है। कैसे? जहां एक तरफ भारत को अरब देशों के साथ अपने सहयोग को बनाए रखना होगा, जैसे कि जब हम बात कर रहे हैं यूएई की, संयुक्त अरब अमीरात की, या फिर सऊदी अरब की, या फिर इराक की, है ना। तो ये सारी जो स्थितियां हैं ये या फिर कुवैत की, है ना, इन देशों के साथ जो भारत है अपने संबंध को और बेहतर बनाना चाह रहा है ताकि जो भारत का मध्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ अलग अलग स्तरों पर जो संबंध है इसमें कोई दिक्कत ना हो। कैसा संबंध? तो ऊर्जा क्षेत्र में संबंध, रणनीतिक स्तर पर संबंध, भारत इस क्षेत्र से इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से अपने
संपर्क को और मजबूत करना चाहता है। व्यापारिक संपर्क जब मजबूत होगा तो यूरोपीय देशों के साथ संबंध मजबूत होगा, इजंट इट? तो ये सारी बातें यहां पर ध्यान में रखनी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो गैर अरब देश हैं जैसे कि ईरान, इजराइल, तुर्की, इन देशों के साथ जो भारत का संबंध है इसे भी बहुत अधिक सावधानी से देखे जाने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों के बीच में जो टकराहट है वो भारत के लिए भारी पड़ जाए, है ना। इसलिए मैंने यहां पर ये शब्द मेंशन किया है, संतुलन। अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ें कि भाई जिस तरीके से वर्तमान में भारत और कुवैत के बीच संबंध को एक नए ताने बाने से पिरोए जाने की कोशिश की जा रही है, उसमें क्या बातें शामिल हैं। पहली बात कि रणनीतिक साझेदारी दोनों देश आपस में करना चाहते हैं। इसके अलावा ज्वाइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन को भी महत्व दे रहे हैं, यानी कि हम दोनों मिल करके आपस में जो भी हमारे संबंध है इसकी समीक्षा की जाए, इसकी निगरानी की जाए, जो भी वाजिब कदम है वो उठाया जाए। तो इसलिए जो ये ज्वाइंट कमीशन फॉर कोऑपरेशन है इसको आजमाया जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि संयुक्त सहकारी आयोग की बात यहां पर की जा रही है। इसके अलावा ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप पर भी सहमति जताई गई है। जो ये संयुक्त कार्यदल है, संयुक्त कार्यदल, इसके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में चाहे वो व्यापार हो, निवेश हो, शिक्षा हो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऊर्जा क्षेत्र हो, है ना, इन सभी के मद्देनजर किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित कर सकते हैं उसके संदर्भ में इसको लेकर के सहमति जताई गई है। इसके अलावा रक्षा सहयोग के स्तर पर भी वार्ता की गई है, जिसमें रक्षा क्षेत्र के स्तर पर अभ्यास, संयुक्त अभ्यास किया जाए, रक्षा उपकरण की खरीद बिक्री हो, है ना। इसके अलावा जो रक्षा कर्मी हैं, रक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण को ट्रेनिंग, इन संदर्भ में भी बातचीत की गई है। इसके अलावा भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम में भी कुवैत की भागीदारी को लेकर के सहमति जताई गई है। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में भी कुवैत को सदस्यता देने की बात कही गई है। जो जीसीसी है, गल्फ कंट्रीज का जो एक परिषद है यानी कि खाड़ी देशों का जो परिषद है, उसमें भी जो भारत का एक प्रभाव है वो और अधिक मजबूत है। इसके जरिए भारत इन देशों के साथ अपने संपर्क को और मजबूत बनाए, इस लिहाज से भी यहाँ पर वार्ता की गई है। क्योंकि जो जीसीसी है इसमें कुवैत को हाल ही में अध्यक्षता मिली है और जीसीसी के साथ में भारत का जो एफटीए है यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इस लिहाज से भी कुवैत के साथ भारत के संबंध को ध्यान में रखने की आवश्यकता है ताकि इसके माध्यम से जो ये मुक्त व्यापार समझौता है इसको अमली जामा पहनाया जा सके और देन फिर आगे सक्रियता के साथ व्यापारिक सहयोग किया जा सके। इसके अलावा कुवैत में जो भारतीय प्रवासी हैं उसके मद्देनजर भी कई सारे महत्वपूर्ण पक्षों को ध्यान में रखा गया, जैसे कि हाला मोदी का आयोजन किया गया यानी कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का स्वागत किया गया। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम 2025 से 2029 को महत्व दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा विदेश में भारतीय श्रमिकों के हित को महत्व देने की बात कही गई है। इन सारी बातों पर यहाँ पर चर्चाएं की गई हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वर्तमान में कुवैत में लगभग 10 लाख प्रवासी भारतीय रहते हैं, तो ऐसे में भारत के द्वारा अपने जो इंडियन डायस्पोरा है इनको महत्व देना तो लाजमी हो ही जाता है ना। ठीक है जी, तो इन सभी बातों को यहाँ पर हम लोगों ने एक एक करके देखा और समझा है। यहाँ पर ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जो कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक जो आयोजन किया गया, प्रधानमंत्री जी को वहाँ पर बुलाया गया, एक भारतीय प्रवासियों के द्वारा वहां पर इनका स्वागत किया गया। और ये वो तस्वीर है जबकि यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि कुवैत के
एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अब्दुल्ला अल बरौन, और इनके द्वारा रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद किया गया और ये प्रधानमंत्री जी को सौंपा गया है। ये जो सामने व्यक्ति हैं इन्हीं का नाम है अब्दुल्ला अल बरौन। यहां पर मैं इनका नाम लिख देता हूं, अब्दुल्ला अल बरौन। इनके द्वारा इसका अरबी में अनुवाद किया गया था रामायण और महाभारत का। और ये जो सामने आप व्यक्ति देख रहे हैं ये है अब्दुल लतीफ अल नईफ, जिन्होंने इसका प्रकाशन किया है। तो इस तरीके से ये जो एक कल्चरल रिलेशनशिप है, जो सांस्कृतिक संपर्क है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। भारत और कुवैत के आपस में जो संबंध है उस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस चर्चा के जरिए हम लोगों ने देखा कि कुवैत के साथ में भारत अलग अलग दृष्टिकोण से किस तरीके से अपने संपर्क को अब और अधिक नए सिरे से आजमा रहा है, और निश्चित तौर पर ये भारत के मध्य पूर्व में अपने प्रभाव को और अधिक बेहतर तरीके से स्थापित कर सकता है। एक दो महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं आपको फिर से दे दूं कि यदि आप P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 27 दिसंबर से इस नए बैच की शुरुआत की जा रही है शाम में 6 बजे से। यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। 2026 और 2027 को मद्देनजर रखते हुए ये बैचेस शुरू किए जा रहे हैं। इनकी फी है क्रमशः 28,999 और 34,999 रुपये। जिस भी कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित किताबों को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं तो स्टडी IQ IAS टीम के द्वारा 18 हिंदी पुस्तकों का सेट आप परचेज कर सकते हैं दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए मात्र 4699 रुपये में, जिसके जरिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो फिर ये मेरा मेल ID है, इसके जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम ID है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टा चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।